Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटेन टेक यूट्यूब चैनल। क्या चल रहा है यार आजकल? मतलब लेट हो गया मैं वीडियो बनाने में, सबने ऑलमोस्ट बना ली है, लेकिन इतनी बड़ी बला लॉग4 बचपन में मैथ्स के लॉग4 से डरते थे, आजकल कोडिंग के लॉग4 से डर रहे हैं। इतना सीरियस, मतलब क्या एक वल्नरेबिलिटी निकली और पैंडेमिक टाइप फैल गई है। इतना सीरियस हो रहा है कि देखो यार, मैं भी कंपनी में काम करता हूँ, मुझे लेट हुआ क्योंकि हम पैचेस लगा रहे हैं। अभी हम सीरियस है, इतना सीरियस इशू है ना, आपको शायद नहीं पता। हम अभी भी डेवलपमेंट टीम उसको असिस्ट कर रहे हैं, अभी भी अपडेट कर रहे हैं, फायरवॉल कुछ ट्विक कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, अभी चलो मेरे को टाइम मिल गया तो मैं भी डिटेल में आपको एक वीडियो में अच्छे से थ्योरी, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिकल कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, कैसे मिटिगेट किया जाता है, सब एक ही वीडियो में बात करेंगे। बहुत डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? मतलब मजा आने वाला है आपको, मतलब पता चलेगा कि ये सब जो फैल रहा है log4, ये क्या बला है। और log4shell जो नाम दिया गया है इसको, इस वल्नरेबिलिटी को, एक और नाम था इसका log4j नाम से, लेकिन मोस्ट पॉपुलरली log4shell बोला जाता है। log4j2 लाइब्रेरी में एक कोडिंग की लाइब्रेरी है, उसमें एक अनऑथेंटिकेटेड RCE वल्नरेबिलिटी फाइंड की गई है जिसको CV नंबर मिल चुका है। लेकिन इनिशियली ये 0 डे था, किसी ने ट्विटर पे इसको डिस्क्लोज किया था, तब जाके पता चला था December 9। और उससे पहले काफ़ी टाइम पहले से एक्सप्लॉइट हुआ जा रहा है ये वाइडली, तो हमको पता भी नहीं है। इतना सीरियस 0 डे, वो भी RCE। तो चलो डिटेल में बात करते हैं। अगर आप रियली में सीरियस हो तो पूरा वीडियो देखोगे, बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है? तो बैठे रहना, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो log4shell के बारे में जानते हैं। ये इसका जो डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, क्या वल्नरेबिलिटी है। सबसे पहले इसको टैग किया गया है यूएस की कुछ फर्म्स द्वारा, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, सिंगल बिगेस्ट मोस्ट क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी ऑफ द लास्ट डेकेड। कोई रीजन बनता है इतना बड़ा टर्म देने का? ये मजाक नहीं है, ये सीरियस है। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, अभी हम लोग कर ही रहे हैं और आगे आने वाले काफी टाइम तक आप सुनते ही रहोगे क्यों ये इतना बड़ा, क्यों इतना क्रिटिकल है। देखो, कोई भी सिस्टम में अगर आप कोई बग ढूंढते हो तो सबसे हाईएस्ट इंपैक्ट किसका होता है? मतलब आप एसेंशियली अपने पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या एग्जीक्यूट करने की या क्या हासिल करने की कोशिश करते हो? टू बी द ओनर ऑफ द सिस्टम। अगर आपको सिस्टम ओन करना है, सामने वाला रिमोट सिस्टम जो है वो ओन करना है, एट द मोस्ट अल्टीमेट RCE होता है ना, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। कोई भी कोड अपना आर्बिट्ररी कोड रिमोट सिस्टम में एग्जीक्यूट कर पाओ, वही है सबसे बड़ा इशू। सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी RCE वही होती है, तो वही रिपोर्ट किया गया है अपाचे को। अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो ओन करता है इस लाइब्रेरी को, अलीबाबा के एक रिसर्चर ने 24 नवंबर को अपाचे को रिपोर्ट कर दिया था, लेकिन पब्लिकली ये डिस्क्लोज हुआ एक ट्वीट के द्वारा December 9 को। और तभी हमको पता चला कि ऐसा कुछ भी होता है। पहले मुझे नहीं पता था JNDI क्या होता है, पहले मुझे नहीं पता था कि लुकअप्स क्या है, ये LDAP से कैसे क्वेरी होता है, ये रिमोट ऑब्जेक्ट कैसे फेच करता है, कुछ नहीं पता था। नया है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ईजी है एक्सप्लॉइट करना, इसलिए सीरियस है ये। अब देखो कौन कौन इफेक्ट हुआ है। ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ठीक है? ये ओपन सोर्स है, तो कितने सारे कंपनीज ने कितने सारे सॉफ्टवेयर्स में इसको बंडल किया होगा, आप सोच नहीं सकते। मतलब क्लाउडफेयर इफेक्टेड है, एप्पल इफेक्टेड है iCloud से, कहाँ कहाँ पेलोड डाल के नहीं देखा है लोगों ने, लिंक्डइन पे डाल दिया, आईफोन पे डाल दिया, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं मिल ही रहा है। और वाइड में कभी भी कहीं भी मिल जा रहा है, कहीं भी फंस कर रहे हैं लोग, हर जगह मिल जा रहा है। कोई भी इंटरनेट के साइट पे जाओ, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको, इतना सीरियस है। कोई भी आर्बिट्ररी सर्वर पे चले जाओ। माइनक्राफ्ट देखो, माइनक्राफ्ट में सबसे पहले ये इसका एक्सप्लॉइट जो है वो मैंने देखा था माइनक्राफ्ट में। मतलब अचानक से लोगों ने उसको देखा कि ये एक्सप्लॉइटेशन पॉसिबल है, वहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह लोग खोल रहे थे रिमोट सिस्टम पे। स्टीम है अफेक्टेड, टेंसेंट, ट्विटर भी खुद अफेक्टेड है, तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज की बड़े सॉफ्टवेयर अफेक्टेड है। मोस्टली जो भी इंटरनेट पे काम कर रही बड़ी कंपनीज, इवन गूगल भी है। अपाचे ने, मतलब जिसने इसको बनाया है, उसने CVSS की सीवियरिटी मैक्सिमम दी है इसको, जो मैक्सिमम हो सकती है 10 out of 10, मतलब इतना क्रिटिकल है। और टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में अगर जाएं तो ये जो लाइब्रेरी है उसके जो वर्जन्स हैं, अभी जो log4j वर्जन है 2, उसी में 2 के अंदर जितने भी वर्जन है 2.0 से लेके 2.14.1 तक ये प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें एक फीचर है लुकअप नाम का, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे आखिरी में। तो JNDI के द्वारा किसी भी रिमोट सर्वर पे क्वेरी किया जा सकता है, जो कि अटैकर कंट्रोल्ड भी हो सकता है, वो चेक नहीं किया गया है। कोई भी रिमोट ऑब्जेक्ट कोई भी रिमोट सर्वर पे जाकर के फेच कर ले रहा है, ये एक इशू है। स्पेसिफिकली JNDI और LDAP को इन्वॉल्व कर रहा है, उसी के लिए है। और अटैकर कैन कंट्रोल लॉग मैसेजेस, मतलब
आप अटैकर एज अ स्ट्रिंग सोच के देखो कि अटैकर को एक स्ट्रिंग इंजेक्ट करना है और log4j के पास वो जाना चाहिए, बस वही रिक्वायरमेंट है। और कोई भी आर्बिट्ररी कोड फुल ब्लोन RCE किसी भी सर्वर पे अचीव किया जा सकता है। कुछ भी हो सकता है लिटरली, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो RCE के बाद, ये तो आप जानते हो। जहां पर मैसेज लुकअप सब्सटीट्यूशन एनेबल्ड है। चलो ठीक है, डिटेल्स है, टेक्निकल है, लेकिन बात करते हैं कि ये टेक्निकल डिटेल्स मतलब एक्चुअल में है क्या, क्यों हमको लॉगिंग की जरूरत पड़ती है। मैंने बोल दिया चलो log4j है, log4j क्यों है किसी भी लाइब्रेरी में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, वेब ऐप में। देखो, अगर आप कोई अभी छोटे मोटे प्रोग्राम बनाते हो, स्क्रिप्ट बनाते हो, कुछ कंडीशंस डालते हो, कैलकुलेशन वगैरह करते हो, तो वहां पर आप कुछ प्रिंटिंग करते हो ना, मतलब स्पेसिफिक जगहों पे प्रिंटिंग करते हो देखने के लिए कि आपका कोड का कंट्रोल फ्लो कहाँ जा रहा है, वो सही काम कर रहा है, कहाँ तक सही काम कर रहा है, तो प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाते हो आप। लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट मतलब अगर आप प्रिंट करते हो, उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि आपको एक कंसोल चाहिए, एक्टिवली स्क्रिप्ट रन होनी चाहिए और आपको कंसोल एक्सेस होना चाहिए, तब जाके वो प्रिंट करेगा वहां पे। एक बार आपने कंसोल बंद कर दिया, वो प्रिंट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो आप कंसोल क्लियर भी करते हो। तो परसिस्टेंट अगर किसी चीज को आपको रिकॉर्ड करना है, तो मतलब बहुत बड़े एप्लीकेशंस में होता है ना यार कि यूजर एक्टिविटी लॉग करनी है, यूजर कब लॉग इन किया, क्या डिटेल्स थी उसकी, यूजर नेम क्या था, क्या यूजर एजेंट था उसका, बाद में देखने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए, मतलब यूज केस कभी कभार हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है, आपको कंसोल में राइट नहीं करना है, आपको फाइल्स और डेटाबेसेस में भी राइट करना पड़ता है। परसिस्टेंट अगर आपको कोई डेटा चाहिए लॉगिंग की, तो आपको डालना पड़ेगा फाइल्स या डेटाबेसेस में, तो उसके लिए लॉगिंग जरूरी होती है। उसके बाद लॉग फॉर्मेटिंग, अब ये आप प्रिंट वगैरह करते हो तो आपको कलर्स वगैरह तो नहीं दिखते ना, लॉग को आप फॉर्मेट कर सकते हो अपने हिसाब से कि ये लॉग का कलर ये होगा, या ये प्रॉपर सिस्टमैटिक लॉग होगा, डेट होगा, टाइम स्टैम्प होगा, इशू पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, कौन सी कैटेगरी है, वो सब कुछ आप फॉर्मेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये भी एक फीचर होता है लॉगिंग का। एरर ट्रेसिंग, मतलब मोस्टली लोग एरर के लिए ही लॉग करते हैं किसी भी चीज को। अगर कोई आपने इंस्टॉलर रन किया है, उसमें क्या एरर आया है स्क्रिप्ट में, या कैसे डीबग कर सकते हो, क्या आप गलत कर रहे हो वो आपको चेक करना है, तो आप लॉगिंग करते हो। इंसिडेंट ट्रैक करना है, बाद में कुछ अगर इश्यू होता है एप्लीकेशन में या कुछ ब्रीच होता है, तो बाद में इंसिडेंट ट्रैक करने में मतलब काम आता है। बाद में आप लॉग्स देख सकते हो कि इस डेट में ये काम हुआ था, तो इस डेट का लॉग चेक करो कि वहां पर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, क्या क्या ट्रैक हुआ है, क्या क्या लॉग हुआ है। और फिर लॉग के लेवल्स भी होते हैं, इन्फो का लॉग अलग होता है, वो अलग फॉर्मेट में आता है, एरर ट्रेसिंग का लॉग अलग होता है। तो ये कैटेगरीज में आप बांट नहीं सकते हो ना प्रिंटिंग में नॉर्मली, इसलिए लॉगिंग करते हैं। तो ये मेजर रीजंस हैं। कमर्शियल लेवल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आपको लॉगिंग की फैसिलिटी ऑलमोस्ट मिलती है, क्योंकि उस टाइम पर आपको बड़े लेवल पर काम करना है, आपको प्रोडक्शन लेवल पर काम करना है, तो आपको ये सारे फैसिलिटीज चाहिए, ठीक है, इसलिए लॉगिंग होती है। अब लॉगिंग के लिए चलो मैं समझ गया लॉगिंग होती है, log4j क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे। लॉगिंग के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं आपके पास। जावा की अगर स्पेसिफिक बात करें तो आप जानते हैं जावा 3 बिलियन डिवाइसेस पे एटलीस्ट तो काम कर ही रहा है। मोस्टली लोग जावा पे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अगर जावा की ही बात करूं स्पेसिफिकली, तो जावा में भी बहुत सारे लॉगिंग लाइब्रेरीज हैं। जावा का खुद का यूटिल लॉग है और फिर लॉग बैक भी है। तो log4j क्यों यूज हो रहा है? log4j के ऐसे फीचर्स है ना जो कि हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और ओपन सोर्स है सबसे पहली बात तो, इसीलिए log4j वाइडली मोस्ट सबसे ज़्यादा जावा बेस्ड यूज होने वाली लॉगिंग लाइब्रेरी है। अपैचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने बनाई है, ठीक है, जावा में लिखी गई है log4j। इसका जो वर्जन 1 था उसमें इनिशियल फीचर्स थे, उसको मतलब उनमें कुछ कुछ वल्नरेबिलिटीज भी थी, कुछ फीचर भी लैकिंग थे। तो उस कारण क्या किया इन लोगों ने, log4j 2 इंट्रोड्यूस किया, 2.2। उन्होंने बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड किए, इसमें प्लगिंग का नया सिस्टम आया है, प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ सपोर्ट है, जेसॉन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो आप प्रॉपर्टीज फाइल यूज करते हैं log4j में, उसमें जेसॉन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन आप ऐड कर सकते हो, ऑटोमेटिक रीलोडिंग ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे बहुत सारे और इसमें फीचर्स ऐड किए गए थे। लेकिन एक फीचर ऐसा ऐड किया गया है इसमें जो कि हमारे लिए नाइटमेयर साबित हुआ है पूरे इंटरनेट के लिए, वो है लुकअप्स। log4j 2 में लुकअप्स का फीचर है जो कि देख लेंगे अपन। ये एक एग्जांपल है आपका एक नॉर्मल लॉग का जो log4j क्रिएट करता है। देखो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के लॉग्स है, वॉर्न के हैं, डीबग के हैं, ट्रेस के हैं, तो ऐसे करके आपके अलग अलग फॉर्मेट्स में लॉग बनते हैं। तो मतलब यूज केस अगर आप देखो, कोई यूजर लॉग इन कर रहा है तो उसके अटेम्प्ट को लॉग करना है कि अटेम्प्ट सही है कि नहीं है। अगर गलत है तो फिर तो स्पेशली करना ही है, उसका यूजर नेम लॉग होगा, कभी कभी उसका पासवर्ड भी लॉग हो जाता है क्या उसने डाला है, कभी कभार आप फॉर्म सबमिट करोगे तो उसकी वैल्यूज भी लॉग होती हैं।
लेकिन जो मोस्टली यूज केस है वो क्या है कि HTTP के हेडर्स लॉग होते हैं जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है। हेडर्स कब लॉग होते हैं? मोस्टली जब API वगैरह यूज़ हो रहा हो या CSRF टोकन्स वगैरह भी लॉग्ड होते हैं। मोस्ट कॉमन जो लॉग होता है वो है यूज़र एजेंट, कहाँ से, कौन से यूज़र एजेंट से कोई चीज़ आ रही है, कोई रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो मोस्टली देखा गया है कि ये लॉग होता ही है नॉर्मली। तो यूज़र एजेंट हो गया, XAPI वर्जन, ऐसे करके बहुत सारे हेडर्स हैं। आप चाहें तो हर हेडर पे चेक कर सकते हो, उस पर बाद में आते हैं अपन। लेकिन अभी कंसेप्ट समझो कि लॉग कैसे बनते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है लॉगिन का। अब देखते हैं कि ये लुकअप्स का जो फीचर ऐड हुआ है ये क्या काम करता है, मतलब इसके कारण इशू पैदा हुआ है। अब ये लुकअप्स क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? देखो, अब log4j क्या है ना कि उसमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो जैसे कोई भी रन टाइम एनवायरनमेंट का एग्जांपल लेकर के देखो, जैसे कि शेल होता है। अब शेल में क्या है कि बहुत सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र कौन यूज़ कर रहा है उनको। कुछ पाथ वेरिएबल्स होते हैं, उनकी कुछ कुछ वैल्यूज़ होती है स्पेसिफिक, वो वैल्यूज़ चेंज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन क्राइटेरिया। तो log4j को भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है। log4j की प्रॉपर्टीज फाइल होती है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन उसमें होता है। जैसे कि नॉर्मल अगर आपको कुछ बताना है लाइब्रेरी को कि कौन सा जावा का वर्जन आप यूज़ कर रहे हो एप्लीकेशन में, तो आप इन लुकअप से बता सकते हो। मतलब एक लुकअप ऐड कर दो और जावा का वर्जन फैच कर लेगा और कॉन्फ़िगरेशन में डाल देगा। तो कोई भी आर्बिट्ररी प्लेस पे लॉग जनरेट हुआ तो लॉग के अंदर ही आप चाहें तो ये लुकअप कर सकते हैं। मतलब लॉग की स्पेसिफिक स्ट्रिंग में ही आप लुकअप कर सकते हो। तो वो लुकअप करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए बहुत सारे आपके पास लुकअप वेरिएबल्स हैं। जावा के अलग हैं, कंटेक्स्ट मैप के होते हैं, डेट के लुकअप हैं कि आप सिंपल डेट फॉर्मेट दे दो और वो डेट डाल के कॉन्फ़िगरेशन में डाल देगा। एनवायरनमेंट लुकअप्स होते हैं। एक है JNDI लुकअप जो स्पेसिफिकली इस वल्नरेबिलिटी को न्योता दे रहा है या जन्म दे रहा है। ये JNDI इसके अंदर आएंगे बाद में, लेकिन जावा के कुछ एग्जांपल मैंने दे दिए। जावा वर्जन, ये सिंटैक्स होता है इसका, ठीक है। $, कर्ली ब्रेस ओपन, उसके बाद जो प्रीफिक्स है उस लुकअप का, उसके बाद कॉलन दे करके उसका नाम होगा। तो जावा के वर्जन है, जावा रन टाइम कौन सा, JVM का क्या वर्जन है, OS कौन सा यूज़ कर रहे हो आप। इन्वायरमेंट ENV भी होते हैं, जैसे मैंने लिखा था इन्वायरमेंट लुकअप। तो ऐसे इन्वायरमेंट के बारे में अगर आप सोचो तो AWS में भी आपके सर्वर्स चल रहे होते हैं, आपने एप्लीकेशन वहाँ पर बनाया होता है। तो इन्वायरमेंट ENV से आप AWS का मेटा डेटा, उसकी कीज वगैरह भी फैच कर सकते हो, मतलब सिंगल लाइन ऑफ कोड से। वो कैसे होता है आगे देखते हैं। अब बात करते हैं LDAP की। देखो मैं बैकग्राउंड दे रहा हूं आपको, मैं सब चीज का बैकग्राउंड दे रहा हूं आपको। जो भी चीज समझने की जरूरत है इस वल्नरेबिलिटी को समझने के लिए मैं सब कुछ बता रहा हूं आपको। LDAP क्या होता है? देखो JNDI LDAP पे बेस्ड है। LDAP सिंपली एक डेटाबेस स्ट्रक्चर है। आपने डेटाबेस सुना होगा, MySQL सुना होगा, Oracle सुना होगा, उसी टाइप से। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, वो थोड़ा अलग है। ये डायरेक्टरी बेस्ड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टरी सर्विस प्रोवाइड करता है आपको, जिसमें आप यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो बेस्ड ऑन सम डेलीगेशन। मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का डेलीगेशन बना दो। एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होता है, उसके अंदर फिर DNs होते हैं, डिस्टिंग्विश्ड नेम होता है हर एक वैल्यू का। और आपने एक्टिव डायरेक्टरी अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा, वहाँ पर ट्री होता है, फॉरेस्ट होता है। यहाँ पर भी ट्री स्ट्रक्चर है। तो ट्री के जो लीव्स है उसमें वैल्यूज होती है। तो यूजर का यूजर नेम होगा वहाँ पे, उसका कुछ ID हो सकता है, कुछ भी और वैल्यू हो सकता है। तो ओपन स्टैंडर्ड है, इसीलिए हर चीज़ ओपन स्टैंडर्ड है यहाँ पे। और वही सर्विस आपको दे रहा है LDAP, आपको डेटाबेस की सर्विस दे रहा है। आपको LDAP की क्वेरीज बनानी पड़ती हैं। क्वेरीज से वो पर्टिकुलर वैल्यू आप फेच कर लोगे। नेम वैल्यू पेयर यहाँ पर भी हैं, एट्रीब्यूट्स यहाँ पर भी हैं, हर चीज़ के बहुत सारे यूज़ केस हो सकते हैं। ऑथराइजेशन है, ईमेल सर्वर्स जैसे आप देख रहे हो कुछ। तो सिंपली एक स्पेशल फॉर्म ऑफ डेटाबेस है, आप समझ सकते हो। अब उसके बाद JNDI क्या करता है, ये क्यों आया बीच में? हमारे पास लुकअप्स हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि लुकअप्स होते हैं। अब आपको पता है कि LDAP एक डेटाबेस है, तो डेटाबेस से क्या होगा, इंफॉर्मेशन फेच होगी या उसमें डलेगी। अब फेच होती है तो एप्लीकेशन डायरेक्टली फेच कर सकते हैं ना। फेच करने के लिए आपको कुछ अलग से कुछ इंटरफेस चाहिए क्या? मतलब आपने देखा होगा Oracle से अगर मुझे कुछ डेटाबेस से क्वेरी करना है तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली जाएगा Oracle के पास और वो फेच करके दे देगा मुझे। आपने कुछ टर्म सुना होगा, ड्राइवर, JDBC ड्राइवर, ODBC ड्राइवर। ये ड्राइवर क्यों काम करते हैं? बीच में ड्राइवर की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये जो क्वेरी सपोर्ट करता है LDAP या RMI डायरेक्टरी या कुछ और टाइप की डायरेक्टरी, जो क्वेरीज ये सपोर्ट करते हैं ना, उसके लिए एक इंटरफेस चाहिए आपको। और वही इंटरफेस आपको JNDI प्रोवाइड करता है। ये एक SPI है, सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेस,
जैसे कि डेटाबेस के लिए ओरेकल के लिए मान लो ODBC होता है या JDBC जो भी बोलो, तो आप वो ड्राइवर लगाते हो, फिर वहाँ उसको अपनी क्वेरी देते हो, वो जाके क्वेरी देता है ओरेकल को, आपको डेटा फैच करके देता है वहाँ से। तो ये भी ऐसे ही है, LDAP सर्वर से अगर आपको कुछ फैच करना है अपनी log4j लाइब्रेरी में, मतलब log4j से कुछ लुकअप करना है LDAP सर्वर पे, और वहां से फैच करके आना है कुछ कोई भी चीज, कुछ भी हो सकता है वो, तो JNDI एक इंटरफेस है आपके जावा एप्लीकेशन और आपके LDAP सर्वर के बीच में, वो मतलब कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इसका नाम ही है जावा नेमिंग एंड डायरेक्टरी इंटरफेस। ये जावा के लिए काम करता है, API टाइप से काम करता है। ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ LDAP में कर सकते हो, आप RMI डायरेक्टरी, RMI रजिस्ट्री से भी कुछ फैच करना है आपको, क्योंकि ये उस टाइप की क्वेरी करता है। LDAP जो समझता है ये उस टाइप की क्वेरी करता है। JNDI आप अपने लैंग्वेज में करते हो, आप जावा की लैंग्वेज में करते हो, आप लुकअप्स करते हो log4j के थ्रू, तो ये JNDI उसके लिए इंटरफेस है। अब यही दोनों मिल करके आपका जीना हराम करेंगे, मैं बता रहा हूं। तो अब देखो, अब मेन मुद्दे पर आते हैं। ये बैकग्राउंड पूरा कंप्लीट हो चुका है, वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं कि हुआ क्या एक्चुअल में, व्हाट्स द प्रॉब्लम। अब डिटेल में समझते हैं। ये डायग्राम जो है मैंने सोर्स में क्रेडिट दे दिया है, जिसका भी है। अब बात करते हैं कि हो क्या रहा है। देखो, सबसे पहले एक वल्नरेबल सर्वर है हमारे पास। वल्नरेबल सर्वर का मतलब है ये जो सर्वर है ये ऐसी log4j लाइब्रेरी यूज कर रहा है जिसका जो वर्जन है वो वल्नरेबल है इस इशू से। ठीक है, क्या कर रहा है यहां पे? सबसे पहले देखो, अटैकर मतलब एज अ नॉर्मल यूजर पहले सोच करके देखो कि log4j में आप पहुंचोगे कैसे। मैंने क्या बोला था, आप पहले मेरी बातों पे ध्यान दें। मैंने क्या बोला था कि अगर आपका यूजर इनपुट लॉग हो रहा है तो उस लॉग की स्ट्रिंग में आप कुछ ऐसी क्वेरी दे सकते हो जो लुकअप करेगी। और लुकअप, एक टाइप का लुकअप आपने पढ़ा JNDI, और वो JNDI लुकअप कहां जाएगा? LDAP के पास। LDAP का मुझे यहां पे एक क्वेरी का फॉर्मेट है JNDI। ये नॉर्मल जो log4j लुकअप का सिंटैक्स है बाहर से, डॉलर कर्ली ब्रेस, वैसे ही है। उसके अंदर JNDI का जो सिंटैक्स है वो अलग है, JNDI कॉलन। उसके बाद आप किस टाइप का लुकअप करना चाहते हैं, LDAP से करना चाहते हैं कि RMI से करना चाहते हैं। अगर LDAP है तो LDAP लिखोगे, और स्पेसिफिकली ये इशू LDAP में है। उसके बाद LDAP का कॉलन दे करके स्लैश, जैसे कि HTTP में करते हो आप, उसके बाद सर्वर का एड्रेस देना है। और यही सर्वर का एड्रेस चेक नहीं हो रहा है, ये सर्वर का एड्रेस कहीं भी हो सकता है। आपने SSRF में देखा होगा कि सर्वर एड्रेस देते हैं और वहां जाके क्वेरी होता है, लेकिन ये इशू अलग है क्योंकि यहां से ये ऑब्जेक्ट्स फेच कर रहा है। मतलब यूज केस खुद सोच के देखो कि JNDI लुकअप मैं क्यों करूंगा, मुझे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, तो LDAP सर्वर से मैं क्या क्वेरी करूंगा? LDAP सर्वर से मुझे ऑब्जेक्ट्स क्वेरी करना है, मुझे जावा की क्लासेस क्वेरी करनी है, मुझे जावा की क्लासेस फेच करना है LDAP सर्वर से। अब ये चेक नहीं किया जा रहा है कि वो LDAP सर्वर लोकली है, लोकली होस्टेड है, या किसी रिमोट सर्वर पे है। ये चेक नहीं किया जा रहा है। कहीं भी जाकर के वो किसी भी LDAP सर्वर से जाकर के क्वेरी कर ले रहा है, या कोशिश कर रहा है एटलीस्ट क्वेरी करने की। बस ये प्रॉब्लम है। अब इस पे वापस आते हैं। देखो, वल्नरेबल सर्वर है। अब नॉर्मल एज अ नॉर्मल यूजर में विजिट करूंगा, यूजर आईडी, यूजर एजेंट दूंगा, यूजर एजेंट लॉग हो जाएगा, नॉर्मल है, लॉग होगा, कोई बात नहीं। एज एन अटैकर मैं क्या करूंगा कि यूजर एजेंट में एक क्वेरी डाल दूंगा जो पहले से JNDI लुकअप रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं क्या बोल रहा हूं log4j को कि मुझे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। अब दिक्कत क्या है कि वो इस स्ट्रिंग को अगर लॉग कर लेगा ना, बाय चांस किसी भी तरीके से ये लॉग होनी चाहिए, इसका लॉग बनना चाहिए। तो अगर ये स्ट्रिंग लॉग हुई तो यहाँ पे लुकअप कर लेगा आपका लाइब्रेरी। अगर जो वल्नरेबल होगा वो सोचेगा कि JNDI है, तो उस हिसाब से मुझे LDAP सर्वर पे जाना है। ये LDAP सर्वर क्या है? avel.exe, अटैकर का LDAP सर्वर है। वहां से ये रिमोट ऑब्जेक्ट्स फेच करने की कोशिश करेगा। देखो, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? वल्नरेबल log4j इंप्लीमेंटेशन जो इस एप्लीकेशन में काम कर रहा है। ये स्ट्रिंग इसको पास हुई, JNDI की स्ट्रिंग जो है ये इस log4j को पास हुई। अब log4j इसको लॉग करने के साथ साथ इंटरपोलेट करता है स्ट्रिंग को। इंटरपोलेशन का मतलब वही है कि कुछ और चीज डालना किसी और जगह पे जहां पर वो मेंट नहीं है। तो LDAP avel यहां पे जाएगा, Malicious LDAP सर्वर पे जा करके रिक्वेस्ट कर लेगा। किस चीज के लिए? जावा ऑब्जेक्ट्स के लिए, या जो भी वो फेच करना चाहता है। मेनली इस केस में यही होता है। और देखो, अगर आपका LDAP सर्वर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आपने उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया उस तरीके से, एटलीस्ट DNS लुकअप तो होगा ही उसके लिए। avel.exe के लिए DNS लुकअप होगा,
और वो चेक करने के लिए आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। आप कैनरी टोकन्स यूज़ कर सकते हो, आप वर्क कोलैबोरेटर यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, LDAP सर्वर से ये एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, ये जावा का डेफिनेशन, LDAP इस फॉर्मेट में जावा क्लासेस का डेफिनेशन देता है। क्लास का नाम, कोड बेस, सीरियलाइज डेटा, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी क्लास फाइल होगी, उसका सीरियलाइज डेटा दे देगा और फिर वो वापस वल्नरेबल सर्वर पे जाकर के उसको छोड़ देगा। मतलब वो सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जावा में लिखा गया है, कि उस क्लास डेफिनेशन को या जो वैल्यू है उसको डीसीरियलाइज करे और वापस से वो क्लास बना दे। सॉरी, तो यहाँ पर वापस से क्लास बन चुकी है। आप जानते हैं कि अगर रिमोटली मुझे क्लासेस फेच करनी है तो मुझे पहले उसको सीरियलाइज करना होता है, फिर डीसीरियलाइज करना होता है। डीसीरियलाइजेशन की वल्नरेबिलिटी यहाँ पर भी मिली थी पहले वर्जन्स में, लेकिन वो इतनी क्रिटिकल नहीं थी जितनी ये है। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब मलिशियस LDAP सर्वर पे आप ऐसी चीज रिटर्न कर सकते हो, ऐसी जावा क्लास रिटर्न कर सकते हो जो कि सर्वर पे जा करके कुछ भी ओपन कर दे, कुछ भी क्लोज कर दे, कुछ भी शेल कमांड रन कर दे। आपके ऊपर है, क्योंकि एक बार उसको क्लास मिल गई, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, वो कुछ भी करेगा जो उस क्लास में दिया होगा, उस मेथड में दिया होगा, उस कंस्ट्रक्टर में दिया होगा, सब कुछ कर लेगा वो। मतलब ये है एक्चुअल इशू। यहां पर करना क्या पड़ रहा है आपको, सिर्फ 2 थिंग्स, एक क्वेरी डालना, दूसरा LDAP सर्वर कॉन्फ़िगर करना, और कुछ नहीं कर रहे हैं आपको। बस यही इशू है, इतना छोटा सा इशू है जो कि बहुत बड़े काम कर रहा है। और इसको अगर किसी और तरीके से देखो तो नॉर्मल जो सिनेरियो है, HTTP रिक्वेस्ट में मोजिला जाता है, मोजिला या जो भी आपका वेबकिट का वर्जन है, और फिर यहाँ पे देखो मोजिला है, ये लॉग हो रहा है, लेकिन एक्सफिल्ट्रेशन में क्या है, अटैकर क्या डाल रहा है, ये एक सिंटैक्स डाल रहा है, JNDI सर्विस। मैंने चेक नहीं किया कि RMI पे ये काम करता है कि नहीं, हालांकि मैंने यही सुना है कि LDAP पे काम करता है, RMI का हमको नहीं पता। मैंने क्या बोला था, एनवायरमेंट लुकअप्स होते हैं, तो एनवायरमेंट में AWS एक्सेस की ID, ये एनवायरमेंट वेरिएबल अगर सेट होगा तो ये तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको। एक्सेस की ID कॉन्फिडेंशियल होता है, सिंगल, मतलब सिर्फ कमांड से मिल जाएगा आपको, और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। LDAP वगैरह की दुनिया भर की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल इससे मिल रहा है, एक सिंपल क्वेरी से। तो ये है आपका AWS सीक्रेट, ये आपको आकर के मिल जाता है। लिटरली आप कुछ भी, मतलब जो नॉर्मली अगर इन्वायरमेंट से फैच नहीं हो रहा है तो आप कोई भी मेलिशियस क्लास कर दो, आपको रिवर्स शेल भी मिल सकता है। इट इज़ दैट क्रिटिकल। तो अब बातें बहुत हो गई है, थ्योरी मैंने बता दिया, कंसेप्ट बता दिया कि ये काम कैसे करता है। अब एक्चुअल में देखते हैं आंखों के सामने कि ये RCE काम कैसे कर रहा है, क्या क्या फैच कर सकते हो। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब फॉल्स पॉजिटिव नहीं है, एक्चुअल में हो रहा है दुनिया में, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने यूबंटू मशीन में, जहाँ पर मैं अपना एक वल्नरेबल सर्वर रन करूँगा जो log4j यूज़ कर रहा है, 2 वाला जो वल्नरेबल वर्जन है वो यूज़ कर रहा है, और उसको एक्सप्लॉइट करके देखेंगे अपन, ठीक है। अब ये जो वल्नरेबल ऐप है आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ये एक डॉकर में आप रन करके, यहाँ पर मैं गिटहब का लिंक आपको शो कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसको क्या है कि ये जो ऐप बनाया गया है ना, इसको आप डॉकर से रन कर लो अपने लोकल सिस्टम में, और आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो कि ये कैसे काम करता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसको रन करके। मैं पहले डॉकर इमेजेस लिस्ट कर देता हूँ, डॉकर इमेज लिस्ट। तो ये मेरी यहाँ पर इमेज है जिसको मुझे रन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉकर रन RMIT, पोर्ट नंबर दे देते हैं, पोर्ट 8080 पे रन करते हैं इसे। ये वेब सर्वर ओपन होगा इस पोर्ट पे, और फिर आप इमेज का नाम दे दो। ओके, तो इसे सिंगल हाइफन से रन करना है, सिंगल हाइफन IT इंटरेक्टिव, रन इट। ये एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेशन है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। ये वल्नरेबल एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, ऐप एप्लीकेशन, और चेक कर लेते हैं इसको ये लोकल होस्ट पर रन हो रहा है कि नहीं। कर्ल लोकल होस्ट 8080, ओके। बैट रिक्वेस्ट आ रही है, ओके ठीक है, ये रन तो कर रहा है। इसका मैं लॉग देख लेता हूँ। रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट हेडर, इसको ये हेडर चाहिए, इस हेडर में ये एक्सपेक्ट कर रहा है, क्वेरी आपका जो पेलोड है उसको एक्सपेक्ट कर रहा है इस हेडर में। तो मैं कॉपी करता हूँ और आपको बस एक एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ पहले कि चलो कर्ल करके देखते हैं इसको। लोकल होस्ट, और मुझे एक हेडर देना है यहाँ पे, तो मैं हेडर कैसे दूंगा, आप चाहें तो ये पढ़ सकते हो। यहाँ पे हेडर कैसे देते हैं, कर्ल, यहाँ पे लिखा है -H, कैपिटल H से आप हेडर देते हो, तो -H कर लेंगे, और हेडर X API वर्जन। इसकी वैल्यू मैं क्या दूं जो वहाँ पर लॉग हो जाए। फिलहाल के लिए मैं सैंपल दे रहा हूँ, चलो
हेलो वर्ल्ड आया और यहाँ पर क्या लॉग हुआ, रिसीव्ड रिक्वेस्ट फॉर एपीआई वर्जन सैम्पल। ये log4j से लॉग हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्फो है, वॉन है, इन्फो है, ये सब log4j की वल्नरेबल लाइब्रेरी से लॉग हो रहे हैं। अब लेकिन मैं यहाँ पे एक पेलोड डाल के दिखता हूँ, एक लुकअप करता हूँ सिंपल सा, सिंटैक्स इसका जाएगा करली ब्रेस, मैंने आपको एक बताया था जावा कॉलन वर्जन, तो इससे क्या फेच करता है वो देख लेते हैं। बैड रिक्वेस्ट आई यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोट डाल के देखूँ, क्योंकि कोट्स में बहुत बार प्रॉब्लम हो जाती है, सिंगल कोट करो यहाँ पे, अब आ गया हेलो वर्ल्ड। अब देखते हैं क्या लॉग हुआ है। हेलो वर्ल्ड रिसीव्ड रिक्वेस्ट फॉर एपीआई वर्जन। यहाँ पर आपने देखा कि एब्सोल्यूट जो स्ट्रिंग मैंने डाली डॉलर करली ब्रेस जावा, ये लॉग नहीं हुआ है। क्या लॉग हुआ है, जावा का वर्जन। तो ये एक्सपैंड हो चुका है, मतलब ये लुकअप हो चुका है और यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो चुका है इसका वर्जन। यही प्रॉब्लम है, यही लुकअप हो रहा है, इसी कारण प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं यहाँ पर JNDI डालूंगा, LDAP डालूंगा और सर्वर का URL दूंगा, तो वो वहाँ जा करके लुकअप कर लेगा जो सर्वर है मेरा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको मैंने एग्जांपल दिया था कैनरी टोकन्स का, चाहे तो आप बर्ब का कोलैबोरेटर यूज़ कर सकते हो। आपको सिंपली एक ऐसा सर्वर चाहिए जहाँ पर आप पिंग बैक्स को लॉग कर पाओ या ट्रैक कर पाओ। तो मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे और एक क्लियर सा यहाँ पर एक JNDI लुकअप करूँगा। यहाँ पर आप अगर देखोगे जावा का OS भी था यहाँ पे, OS क्या होगा देखो, लिनक्स AMD 664, ये इसने इन्फॉर्मेशन भी दे दी। इन्वायरमेंट ENV होगा, अगर AWS यूज़ हो रहा है तो इन्वायरमेंट से कुछ भी फैच हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्लियर करता हूँ। यहाँ पर अब मैं एक अपना कैनरी टोकन सर्वर सेटअप करता हूँ, कैनरी टोकन। अब कैनरी टोकन में क्या है ना, आजकल एक नया फीचर डाल दिया उन लोगों ने log4shell के नाम से अलग से। पहले सिर्फ DNS लुकअप था, यहाँ पे DNS लुकअप था। यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे log4shell मिल जाएगा अलग से। यहाँ पर आप ईमेल दे दो जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी पिंग बैक होता है, और कुछ भी दे दो टोकन ट्रिगर्ड नाम से। क्रिएट माई टोकन, ये टोकन आपका बन चुका है। JNDI LDAP ये आपका बन चुका है। और चलो इसको कॉपी करते हैं और इसको हम लोग डालेंगे अपने इस जावा OS के अंदर। ओके, तो बाहर वाला हटाना पड़ेगा, डबल आ गया ये। अब चेक करना है इसका, अब आपको यहाँ पर मैनेज टोकन करना है, मैनेज दिस टोकन, आपको लुकअप्स देखने के लिए। नॉट ट्रिगर्ड येट, अभी मैं इसको एंटर करूंगा, अब ट्रिगर होगा। देखो अटक गया, ये अटक गया है, इसका मतलब टोकन ट्रिगर हुआ है। इसको फ्रेश रिफ्रेश करो, देखा टोकन हैज़ बिन ट्रिगर्ड 3 टाइम्स। इसलिए देखते हैं कि ये कहाँ से ट्रिगर हुआ। इसने DNS लुकअप किया होगा, उसके बाद इसने फिर फैच किया होगा यहाँ से जो भी है। यहाँ पर भी ये हिस्ट्री शो नहीं कर रहा है, मेरा नेट स्लो है, आई डोंट नो। ये इस टाइम पर स्लो हो ही जाता है। देखो कितने सारे लुकअप हो चुके हैं, उस टाइम तक 3 था, अब देखो उसने IP लॉक कर ली है। देखो मुंबई से आ रहा है ये, AS नंबर लॉक कर लिया है, महाराष्ट्र एरोली, टोकन ट्रिगर्ड मेमो आया यहाँ पे, एग्जिट नोट फॉल्स है। देखो DNS लुकअप कितने सारे हुए हैं। log4shell कंप्यूटर नेम ये भी आ गया, टोकन ट्रिगर्ड देख सकते हो आप। तो ये ट्रिगर हुआ है, मतलब इसका मतलब वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है। इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप सिंपल चाहे तो ये शो कर सकते हो, और मैं बता दूं कि DNS लुकअप शो करना खुद में ही एक इंडिकेशन है कि ये वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है, लेकिन कंपनीज को एक फुल ब्लोन RCE का POC चाहिए होता है। तो वो करने के लिए एक मैं रिवर्स शेल आपको लेकर के दिखाऊंगा। उसके लिए मुझे एक LDAP सर्वर सेटअप करना पड़ेगा, जो मैं काली मशीन में करने वाला हूँ। अब मैं अपनी काली मशीन खोलता हूँ, यहाँ पर एक आपको सैम्पल LDAP सर्वर रन करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वेबैक मशीन से आपको एक गिटहब का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से उठा लो। क्योंकि वेबैक में जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लाइब्रेरी जो है गिटहब से हट चुकी है अब। ये वाली होगी शायद, या ये वाली है फेहोंग की तरफ से JNDI Exploit। ये आपको सैम्पल LDAP सर्वर सेट करके देता है, जहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी देना चाहो सामने वाले को, वो आप दे सकते हो। इसका मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। आपको क्या है ना कि जो रिवर्स शेल का आपका जो बैश कमांड है, उसको आपको इस तरीके से ढालना पड़ेगा जो कि LDAP क्वेरीज पे सेट हो जाए, LDAP के रिस्पॉन्स में जावा क्लास के फॉर्म में वो सेंड हो पाए। तो ये आपको करके देता है सब चीज़, कुछ से मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। देखो आपको क्या क्या चीज़ें दे रहा है, कुछ भी कमांड सेट
कुछ भी कमांड आप रन करवा सकते हो, सिंगल कमांड रिमोट सर्वर पे। कमांड base64 मैन कोड करके भी अगर उसमें स्पेस होगा तो base64 मैन कोड कर लो। रिवर्स शेल अगर आपको चाहिए तो डायरेक्टली आईपी पोर्ट दे करके रिवर्स शेल आप ले लो। ये काम नहीं करता, मैंने ट्राई करके देखा है, आप ट्राई करके देख सकते हो। हम जो यूज़ करेंगे वो ये होगा LDAP base64, और इसी के अंदर मैं दूंगा अपना बैश कमांड जो कि रिवर्स लिसनर देगा मुझे। इसको रन करने के लिए आप इसका जो रिलीज है डाउनलोड कर लें, और मैं डाउनलोड करके रखा हुआ है मैं फिर से नहीं करूँगा, तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ls। तो ये वाली फाइल होगी आपके पास 1.2 स्नैपशॉट जार, ये वाली फाइल होगी। इसको आपको रन करना है। तो कैसा रन करना है, ये इस फॉर्मेट में रन करना है जावा जार, और ये आपका लोकल आईपी होगा, यहाँ पे प्राइवेट एड्रेस आपके सर्वर का। आपकी जो काली अटैकिंग मशीन है वहाँ पर सर्वर जाएगा, और वो एक्सेसिबल होना चाहिए आपके Ubuntu मशीन, मेरे केस में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर रिमोट में कहीं पे भी सर्वर है तो वहाँ से भी एक्सेसिबल होना चाहिए, अगर पब्लिक इंटरनेट पे है तो आप इसको एंटर करोगे तो ये LDAP सर्वर लिसनिंग ऑन 1389 पोर्ट और HTTP इस पोर्ट पर लिसन कर रहा है। ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं ये सर्वर का जो IP है, ये मेरा अटैकिंग मशीन का जो IP कॉपी कर लेता हूँ और जाके अपने रिक्वेस्ट पे डालता हूँ। कैनरी टोकन को हटा करके XAPI वर्जन A इसको हटा देता हूँ मैं। पोर्ट नंबर जाएगा 1389, ये हट जाएगा यहाँ से। गलत हो गया, फिर से ट्राई करते हैं। तो अब देखते हैं 1389 से ये जा रहा है कि नहीं। लोकल होस्ट 8080, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे ये ट्रिगर हुआ, रिसीव्ड LDAP क्वेरी, इनवैलिड LDAP क्वेरी। अभी LDAP क्वेरी मैंने भेजी नहीं है, रिसीव्ड बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसने लुकअप किया है। अब मुझे भेजना है कुछ ना कुछ, तो वो मैं भेज कर तो रहूँगा। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। LDAP, ये आपकी प्राइवेट IP है, आपका पोर्ट है, यहाँ तक आपने भेज दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करना है, ये क्वेरी आपको देनी है। तो मैं कॉपी करूँगा इसको और Ubuntu में जा करके पेस्ट करूँगा। इसके बाद आपको डालना है बेसिक कमांड base64। यहाँ पर आपका कमांड जाएगा base64 एनकोडेड। इसमें आप कुछ भी कमांड आ सकते हो सिस्टम लेवल पे जो रन होगा। अगर आपको रिवर्स शेल चाहिए तो रिवर्स शेल के लिए आपको बनाना पड़ेगा रिवर्स शेल। और मेरे इस डॉकर इमेज के लिए मैंने चेक किया था कि नॉर्मल जो डेव TCP वाला जो पाइप होता है वो काम नहीं करता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन रिवर्स शेल जनरेटर refshells.com एक वेबसाइट है, यहाँ से आप बना सकते हैं अपना खुद का रिवर्स शेल। मैंने पोर्ट दे दिया, अपनी प्राइवेट IP दे दी। तो ये करेगा क्या, ये एक ऐसा कमांड बनाएगा जो कि मेरा LDAP सर्वर वापस करेगा वल्नरेबल सर्वर को, और ये वो अपने सिस्टम पे रन कर लेगा। एज अ जावा क्लास उसको भेजेगा, और वो जावा क्लास को डीसीरियलाइज करके ये कमांड सिस्टम पे रन करेगा और मुझे रिवर्स शेल मिल जाएगा। तो ये मैं कॉपी करता हूँ। इसको आपको base64 एनकोड करना पड़ेगा, इस कमांड को। तो ये जो base64 का आउटपुट है आपको यहाँ से कॉपी करके आपको देना है यहाँ इस जगह। इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। उसके पहले ये रन हो, उसके पहले आपको लिसनर सेट करना है। तो मैं सिंपल सा नेटकैट लिसनर लगा देता हूँ। क्लियर NC LVP 1188 मेरा पोर्ट था शेल के लिए। तो मैं भी लिसन कर रहा हूँ। अब सब कुछ सही रहा तो मुझे शेल मिलना चाहिए। अब इसको रन करते हैं। हेलो वर्ल्ड, देखते हैं, देख सकते हो मुझे रिवर्स शेल मिल चुका है। आई गॉट RCE ऑन दिस डॉकर कंटेनर। तो ये है इशू, सबसे अल्टीमेट वल्नरेबिलिटी थ्रू अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। ये है सीरियसनेस इस इशू का। तो आप चाहें तो LS करो यार, कैट करो etc होस्ट को, जो चाहे लिटरली आप क्रिप्टो माइनर इंस्टॉल करो, आप वॉर्म इंस्टॉल करो। मतलब इम्पैक्ट क्या है, रिस्क क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप खुद तय कर सकते हो। ये देखो etc पासवर्ड मिल गया मुझे, और देखो मुझे शेल किसका मिला है, रूट शेल मिला है। अगर रूट परमिशन से रन हो रहा है सर्वर तो रूट शेल मिलेगा। हालांकि होता नहीं है ये, आपको मतलब वेब सर्वर के सर्विस अकाउंट का ही एक्सेस मिलेगा। ये तो डॉकर कंटेनर है एग्जांपल के लिए, तो इसने ये दे दिया है। तो ऐसे काम करता है log4shell। नाउ यू नो इट, नाउ यू नो एवरीथिंग। तो अब बात करते हैं कि इसको रोका कैसे जाए। मतलब CVSS स्कोर 10 वाला इश्यू इतना आसानी से ठीक होगा आपको लगता है?
नहीं होने वाला, लेकिन तरीके हैं आपके पास रोकने के लिए। सबसे पहले अपाचे रिस्पॉन्सिबल है इस लाइब्रेरी के लिए, तो वही रिस्पॉन्सिबल है कि उसका अपडेट निकालेगा, और उसने निकाल दिया है। और आपको अपग्रेड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे श्योर शॉट मिटिगेशन है अपग्रेड एंड अपग्रेड एंड अपग्रेड, बट इट्स नॉट दैट ईजी। अगर आपको नहीं पता, अपग्रेड करना इतना आसान नहीं होता है। हर केस में अपग्रेड नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि अगर आप इतने बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो इतने अपडेट्स पॉसिबल नहीं है। लेगेसी सिस्टम्स हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ती है अपग्रेड के बाद, कोड ब्रेक ना हो जाए। कई बार आपको एसेट्स पता ही नहीं होते कहाँ कहाँ पर log4j है, तो आप अपग्रेड कर पाओ। तो इसीलिए श्योर शॉट तरीका है आपको 2.15.0 log4j को मिटिगेट करने के लिए। ये इस इशू को अपाचे ने निकाला था 2.15.0। इसका जो RC1 था वो येट वल्नरेबल था, तो उसमें आप अपडेट करना ही मत। आपको अभी रेकमेंड किया जाता है कि अभी नया वर्जन इन लोगों ने फिर से निकाला log4j 2.16। इसमें JNDI लुकअप्स बाय डिफॉल्ट डिसेबल कर दिए गए हैं। तो जो 2.15 में था वो श्योर शॉट मिटिगेशन नहीं था, और ये 2 दिन बाद निकाला 2.16। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग 2.15 पे ऑलरेडी अपग्रेड कर चुके होंगे। अगर आप RC2 में हैं तो इमीडिएट नीड नहीं है अपग्रेड करने की। अगर आप RC1 पे हैं तो प्लीज़ कंसिडर अपग्रेडिंग, क्योंकि यही है बेस्ट सॉल्यूशन। ये हार्श ट्रूथ है, हम सब जानते हैं, लेकिन इन एनी केस अगर आप किसी भी तरीके से आप मजबूर हैं, आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ेगा। अगर आपका log4j वर्जन 2.10 से ऊपर का है तो आप यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फॉरवर्ड मैसेज नो लुकअप्स, लुकअप्स को डिसेबल कर दोगे, ये बंद हो जाएगा। तो सब कुछ लुकअप्स के कारण था, ये बंद हो जाएगा 2.10 वर्जन से ऊपर। या तो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हो अपाचे का, यहाँ पे log4j फॉरवर्ड मैसेज नो लुकअप्स ट्रू कर दो। ये अभी के लिए, फिलहाल के लिए, इस टाइम के लिए लुकअप्स नहीं करेगा, लेकिन आगे चल के आपको अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा। अगर आपका 2.10 वर्जन से कम है तो JNDI लुकअप क्लास को क्लास पाथ से हटा दो, क्योंकि 2.10 से नीचे लुकअप्स डिसेबल करने से कुछ नहीं होने वाला। इसके बहुत सारे बायपासेस निकलते जा रहे हैं, तो मैं श्योर शॉट नहीं बोल सकता कि ये बिना अपग्रेड किए आप ये सब ट्रू फॉल्स करके आप बच सकते हो। और सबसे बड़ा, जो सबसे नॉनसेंस वाला अगर मैं मिटिगेशन बोलूँ, तो आप ब्लॉक करो, रिक्वेस्ट को ही ब्लॉक करो, वैफ लगा दो सामने। मतलब मैं जानता हूँ डेस्परेशन कितना है, सिचुएशन हाई है, इसीलिए आप वैफ लगाते हैं। आपने ईग्रेस फिल्टर लगाए हैं कि बाहर पब्लिक इंटरनेट पे ट्रैफिक ना जाए, ब्लॉक हो जाए, रिवर्सल्स ना मिलें, कनेक्शन अबॉर्ट हो जाए। लेकिन ये सारे जो मिटिगेशंस है ना, ये डेस्परेशन में किए जा रहे हैं। ये सिर्फ एट दिस मोमेंट, जब तक आप खुद से संभल पाओ, खुद से पैच कर पाओ और एसेट्स फाइंड कर पाओ जिसको आप ग्रेजुअली पैच कर पाओ, तब तक आप वैफ लगा रहे हो। क्योंकि वैफ अभी सिर्फ ये ऑक्सीजन सिलेंडर है फिलहाल, ये वैक्सीन नहीं है, ठीक है। तो इसको अल्टरनेट सॉल्यूशन बिल्कुल मत समझना। सबसे बेस्ट है अपग्रेड कर लो जब भी हो पाए, बस यही इसका सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा log4j। जितना डिटेल हो सकता था मैंने डिटेल में बताया है। इसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स हैं यार, मतलब आप चाहे तो कितना आप कुछ पढ़ सकते हो। आप जाओ गिटहब पेजेस पे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। जो आर्टिकल्स मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ ब्लॉग्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप और पढ़ सकते हो उसके बारे में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सीरियस है। और आगे चल के और वीडियोस बनाऊंगा इस पे कि क्या फ्यूचर है log4j के बाद, ये इतने बड़े RCE के बाद क्या इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आएंगे। और एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी जो कि लगभग हर सॉफ्टवेयर में लॉगिंग के लिए यूज़ हो रही है, उसमें अगर ऐसा बग मिलता है तो क्या इम्पैक्ट रहेगा उसका आगे चल के। तो वो सब बात करेंगे आगे वीडियोस में, ठीक है। बस इसके लिए इतना ही। आप सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो, और आपको बने रहना है, आपको नोटिफिकेशन आते रहें, उसके लिए बेल आइकन दबा दें। और आगे वीडियोस के लिए बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।